नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 31 अक्टूबर का लास्ट दिन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज है, आपको याद होना चाहिए, 31 अक्टूबर। आज है नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, इनका बर्थडे होता है, यानी इनका जन्मदिन होता है। ठीक है, तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को हर साल। ठीक है, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था यूनिफाइंग ऑफ इंडिया, मतलब हमारे राष्ट्र को एक बनाने में। लगभग 365 आपको यहाँ पर देखो 365 देसी रियासतों को एक करने में इनका काफ़ी योगदान था। ठीक है, तो इसलिए नेशनल यूनिटी डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एमसीक्यू पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि किसने इनॉग्रेट किया है 4th एडिशन, किस चीज़ का, इंडिया एनर्जी फोरम का। ठीक है, फटाफट बताइए, इंडिया एनर्जी फोरम का 4th एडिशन किसने इनॉग्रेट किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 4th एडिशन इनॉग्रेट किया है। किसका, इंडिया एनर्जी फोरम का। ठीक है, और ये फोरम रिकॉग्नाइज किया गया है किसकी तरफ से, सेरावीक, है ना, सेरावीक की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये बाय द HIS मार्केट, ये एक कंपनी है, लंदन बेस्ड एक कंपनी है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार की थीम, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार इसका इंपॉर्टेंट क्या है, थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर, इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसलिए इसका थीम इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। ठीक, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर, मतलब एविएशन सेक्टर में तीसरा हमारा, यानी नागरिक उड्डयन में देखोगे तो हम थर्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक एविएशन भी हमारा तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंडियन कैरियर्स आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज द फ्लीट साइज, है ना, 600 से लगभग 1200 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2024 तक हमारी जो फ्लाइट्स हैं, है ना, फ्लीट साइज हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है। इंडिया एनर्जी फोरम का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और इस बार कौन सा एडिशन था ये भी याद रखना है, 4th एडिशन था, ये कतई नहीं बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि हु एड्रेस द 66th पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट G20 कंट्रीज, यानी G20 कंट्रीज का एक पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का समिट हुआ। कौन सा था, नंबर का 6th था। तो इस बार किसने एड्रेस किया इसको इंडिया की तरफ से, तो इंडिया के जो स्पीकर हैं आप लोकसभा के याद रखें, ओम बिरला, जो कोटा से सांसद हैं, इन्होंने भी हाल ही में स्पीकर्स का यहाँ पर इंडिया की तरफ से इसे होस्ट किया। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टेररिज्म नॉट ओनली द डैमेज, यानी टेररिज्म पर काफ़ी फोकस किया, कहा कि इससे सोसाइटी को भी डैमेज होता है और हमारी इकोनॉमी भी सिग्निफिकेंट इससे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो 6 समिट था वो कहाँ पर हुआ, टोक्यो में अटेंड हुआ, मतलब है ना, टोक्यो में इससे समिट हुआ। G20 कंट्रियों के पार्लियामेंट के जितने भी स्पीकर हैं G20 कंट्रियों के, उन सभी को बुलाया गया और उन्होंने अपने व्यूज़ को क्या किया है, शेयर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, किसने भी हाल ही में लॉन्च किया है, क्या, हु लॉन्च वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ द परंपरा सीरीज 2020, यानी 2020 की परंपरा सीरीज किसने लॉन्च की। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इन्होंने भी हाल ही में परंपरा सीरीज का उद्घाटन किया। ये परंपरा सीरीज क्या है, नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, है ना, इसके द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। ऑर्गेनाइज आप देखोगे नाट्य तरंगिनी और साथ साथ में पार्टनरशिप हुए किसके, यूनाइटेड नेशंस के साथ यहाँ पर ये पार्टिसिपेट किया गया, मतलब पार्टनरशिप इसकी हुई। ठीक है, तो पार्टनरशिप किसकी है, नाट्य तरंगिनी और यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक, और इसमें नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस पर फोकस किया जाएगा। तो नाट्य तरंगिनी क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 30 सालों से पिछले से काम कर रही है किस क्षेत्र में, तो म्यूजिक और डांस के क्षेत्र में यहाँ पर ये काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड अभी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च किया गया। यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड अभी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में भी हाल ही में ये वेलफेयर फंड
लॉन्च किया गया है ताकि जो भी पर्सन है, जो यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसका मेन एम क्या है कि फ्रेश कैंडिडेट जो भी इसमें इनिशियल चैलेंजेस उनके लिए आ रहे हैं, कोई भी फ्रेशर्स हैं जो इस एडवोकेट के क्षेत्र में आप यहाँ पर देखोगे करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास जो चैलेंजेस हैं उनको हेल्प किया जाए, ठीक है, उनको प्रॉब्लम जो हो रही है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इट प्रोवाइड द मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगा। 3000 रुपीज़ यानी 3000 रुपये आपको मिलेंगे कहाँ पर, किसके लिए, 2 ईयर्स ऑफ द लॉयर्स, यानी 2 साल के लिए लॉयर की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो कब, जब आप आ जाते हैं लॉ कॉलेज से बाहर, यानी जैसे आप LLB करते हैं तो LLB करने के बाद आप लॉ कॉलेज से बाहर जब आ जाते हैं तो उसके बाद 2 साल तक 3000 रुपये आपको ये दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए प्रेजेंट टाइम पर लॉयर का जो कल्चर है वो थोड़ा सा कम हो गया, पहले ये कल्चर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि मेरी सहेली इनिशिएटिव अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किसके लिए किया गया है, सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर, यानी वुमेन पैसेंजर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि ट्रेन में यात्रा करेंगी किसी भी जोन में, यानी अभी लगे 17 जोन है रेलवे के, तो 17 जोन में किसी भी में यात्रा करेंगी, उसमें जो वुमेन पैसेंजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है RPF के द्वारा, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, जिसमें पुलिस बल की कुछ महिलाएं इस तरीके से वहाँ पर जाकर पूछताछ करेंगी, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ठीक है, किस तरीके से आपको कोई सुरक्षा का मानदंड जो होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। साथ साथ में इसकी हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिएगा 182, यानी 182 इसकी हेल्पलाइन नंबर है, जो लेडी पैसेंजर यहाँ पर कॉल करके सिक्योरिटी कंट्रोल से सीधे बात कर सकती है और इमरजेंसी टाइम पर हेल्प मांग सकती है किसकी, RPF की, ठीक है। तो इतना याद रखें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंडिया होल्ड द बायलैटरल टॉक विद, मतलब अभी हाल ही में किसके साथ बायलैटरल टॉक हुई है, किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए, टू बूस्ट टाइज इन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, यानी टाइज मतलब ट्रेड और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए भी हाल ही में किस कंट्री के साथ यहाँ पर बायलैटरल यानी द्विपक्षीय बात हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस के साथ अभी हाल ही में वर्चुअल मीटिंग हुई। जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इंडिया और ग्रीस के कुछ मिनिस्टर उनके साथ अभी हाल ही में एक बायलैटरल वर्चुअल मीटिंग की, और उसमें बताया कि हमारी जो 1978 में देखो एक हमने एथेंस में, यानी ग्रीस का एक शहर एथेंस, वहाँ पर हम अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश किए थे। तो हम अपनी हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इनहैंसिंग द कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स एंड कल्चर। देखिए ग्रीस इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीस काफ़ी मदद करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म आने चाहिए उसके लिए भी इंडिया का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेटअप द वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इन द 5 स्टेट, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारे वल्चर कंजर्वेशन के लिए अभी हाल ही में कंजर्वेशन के लिए सेटअप तैयार किया गया है, कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। तो आपको ये बताना है उनमें से कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर ये वल्चर कल्चर का सेटअप तैयार नहीं किया गया। तो उसका सही आंसर क्या है, उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये वल्चर कल्चर यानी इसका सेटअप नहीं किया गया। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सेटअप किया गया है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, जहाँ पर वल्चर के कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर उनका इनिशिएटिव लिया जाएगा, साथ साथ में उनकी ब्रीडिंग और सेंटर बनाए जाएंगे, है ना, और उनके अकॉर्डिंग एक्शंस प्लान लिए जाएंगे ताकि हम 2020 से 2025 तक यहाँ पर वल्चर का जो कल्चर है उसको मेंटेन कर सकें। देखिए प्रेजेंट टाइम पर अगर वल्चर की संख्या कम हो जाएगी तो हमारा एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। वल्चर का एयर पोल्यूशन से क्या लेना है, वल्चर का एयर पोल्यूशन ये होता है यानी जो हमारे एनिमल होते हैं वो एनिमल अगर मर जाते हैं तो उनको खाने के लिए खाता कौन है, तो वो खाते हैं वल्चर, ठीक है। तो वल्चर यहाँ पर जीवित रहना हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि कितना अमाउंट दिया गया है, कितना अमाउंट दिया है इंडिया ने एक्सटेंड किया है किसके लिए, क्रेडिट टू एशियन कंट्री, जो एशियन कंट्री हैं आसपास की, ठीक है। प्रायोरिटी प्रोजेक्ट यानी जो कंट्रियों में प्रायोरिटी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर पैसा दिया है इंडिया ने, कितना,
कितना पैसा दिया ये आपको बताना है। तो किस क्षेत्र में प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे? कनेक्टिविटी, एनर्जी, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर $1 बिलियन यहाँ पर लोन दिया गया है इंडिया की तरफ से। लोन नहीं बल्कि एक तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने पहले भी बताया, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यानी एक ऐसा क्रेडिट जिसके अंतर्गत आप देखोगे कोई भी एशियन कंट्री इंडिया से इतना भी गुड्स और सर्विस क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ इतना पैसा वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर सकते हैं। तो एशियन कंट्री के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट रखा गया है जो कि हमारे यहाँ की कंपनी जैसे कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, आईटी है, हेल्थ है, ये सभी काम करेंगी। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर आप देखिए एनर्जी, कनेक्टिविटी और आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए है ना, कोई भी कंपनी काम करना चाहती है बाहर की एशियन कंपनी, तो हमारे यहाँ से वो $1 बिलियन का क्या कर सकती है, क्रेडिट ले सकती है। तो ऐसा नहीं किसी एक ही कंट्री को $1 बिलियन दिया गया। तो आसपास के जो एशियन कंट्री हैं जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश है ना, ये सभी जो आपके कंट्री हैं इन कंट्रियों के लिए $1 बिलियन रखा गया है, यानी ये सभी कंट्री मिलाकर $1 बिलियन तक का लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, और ये अनाउंस किया गया मीटिंग द सेंट्रल एशिया डायलॉग है ना, ये वर्चुअली किसके साथ पार्टिसिपेट हुई, अफगानिस्तान के पार्टिसिपेट हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि हमारी जो 19th मीटिंग है किसकी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है ना, कौन सी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड द फॉरेन ट्रेड के लिए जो मिनिस्टर की मीटिंग है 19th मीटिंग है, तो इसको इंडिया की तरफ से मतलब किसने होस्ट किया, किस कंट्री ने होस्ट किया है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया की तरफ से अभी हाल ही में 19th मीटिंग को क्या किया गया, होस्ट किया गया है। और 19 मीटिंग में आप देखोगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मीटिंग है उसमें मिनिस्टर की मीटिंग होगी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो ये मंत्रालय हमारे यहाँ संभाल रहे हैं कौन, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ही इसको क्या करेंगे, चेयर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एससीओ की। देखिए एससीओ का एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था और अभी हाल ही में इसमें 2 मेंबर जुड़े हैं, एक है इंडिया और दूसरा है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को यहाँ पर एससीओ की मेंबरशिप मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो इस बार ये पहला बार हो रहा है कि जब एससीओ का स्टार्टअप यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ये पीयूष गोयल इसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अब एससीओ की बात कर लेते हैं। एससीओ में क्या है कि 2001 में मैंने इस्टेब्लिश की थी, इसमें 5 मेंबर हैं, यहाँ पर फाउंडिंग 5 मेंबर थे। एक पहला था रसिया, आपका यहाँ पर रसिया था, चाइना था, ठीक है, चाइना, ठीक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, याद रखना है आपको सारे मेंबर, किर्गिस्तान है ना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान है ना, और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। अब इसमें और कौन जुड़ चुके हैं, इंडिया भी जुड़ चुका है और साथ साथ में पाकिस्तान भी जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये इतने मेंबर हैं जो एससीओ के मेंबर हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, याद रखना है बीजिंग में। बीजिंग आपका यहाँ पर हेडक्वार्टर यानी जैसे चाइना पे। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये अभी हाल ही में एग्री हुआ है किसके लिए, एक लोन अमाउंट देने के लिए, किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी को, किस चीज़ के लिए, सपोर्ट द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, यानी इंडियाज के मैन्युफैक्चर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को किस तरीके से बूस्ट किया जाए। इसमें जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने भी हाल ही में पैसा दिया है। तो कितना अमाउंट दिया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनटीपीसी को दिए गए हैं। किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में $1 बिलियन लगभग 7,400 करोड़ रुपए एसबीआई को दिए जाएंगे। ठीक, जिसमें आपको अपने सेल्स बिजनेस, सप्लायर्स, डीलर्स और जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज प्रोविजन ऑफ ऑटो लोन्स, है ना, इन सभी में काम कर सकें इंडिया, इसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और लगभग 350 यानी इतने मिलियन डॉलर यहाँ पर दिए गए हैं किसके, एनटीपीसी को, जो कि सोलर पावर जनरेशन का काम इंडिया में कर सकें ताकि वो इंस्टॉल कर सकें इन्वायरमेंटल ऑफ इक्विपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ये सभी कंट्री यहाँ पर लोन इसलिए देती क्योंकि इनकी कंट्रियों में किसी भी चीज़ का, जैसे सोलर इक्विपमेंट है, तो सोलर इक्विपमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो चाहती हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं तो लोन लेकर हमारे सामान
खरीदिए और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर काम करिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिल सके इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।